एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। साझेदारी चतुर्थ, साझेदारी का समापन, इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। देखिए, फर्म के विघटन की दशा में साझेदारी का अंत भी अनिवार्य रूप से हो जाता है, किंतु साझेदारी की समाप्ति की दशा में यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का भी विघटन हो जाए। अब इसे समझने की ज़रूरत है। साझेदारी का विघटन साझेदारों में आपस में लाभान अनुपात के परिवर्तन के साथ, किसी साझेदार के प्रवेश के साथ, किसी की अवकाश ग्रहण, किसी की मृत्यु के साथ साझेदारी का विघटन हो ही जाता है। फर्म का विघटन तभी होता है जब फर्म अपना व्यवसाय करना बंद कर दे। ठीक है, तो फर्म के विघटन पर भी साझेदारी का विघटन हो ही जाना है। तो साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में काफ़ी अंतर है। वैसे आपको इसे समझने की ज़रूरत होगी। आपको समझा देते हैं। सबसे पहले साझेदारी के विघटन की बात करेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की 39 से 55 की धाराओं के बीच में साझेदारी फर्म के विघटन और साझेदारी के समाप्ति, इन दोनों के बारे में बताया गया है। धाराएं कौन कौन सी हैं? 39 से 55 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की। तो सबसे पहले अर्थ जानते हैं। साझेदारी का विघटन यानी कि साझेदारी की समाप्ति, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यह इसका आशय उस स्थिति से है जब कोई साझेदार फर्म के दूसरे साझेदार या साझेदारों से संबंध तोड़ ले और शेष साझेदार फर्म के व्यवसाय को चालू रखें। ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म बनी रहती है। एक अथवा कुछ साझेदारों द्वारा फर्म से अलग हो जाने पर सभी साझेदारों के बीच हुआ पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है। शेष साझेदार चाहें तो नया अनुबंध करके फर्म के व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। एक साझेदार के अलग होते ही साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। शेष साझेदारों के बीच नई साझेदारी स्थापित हो जाती है। ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता, बल्कि शेष साझेदार पुराने नाम से ही व्यवसाय चलाते रहते हैं। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि साझेदारी की समाप्ति की दशा में यह अनिवार्य नहीं है कि साझेदारी फर्म का भी अंत हो जाए। साझेदारी कब कब समाप्त हो सकती है, इसकी कौन कौन सी दशाएं हैं? कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहला, साझेदारी निर्धारित अवधि के लिए है तो उसकी निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि साझेदारी किसी विशेष कार्य के लिए की गई है तो विशेष कार्य के पूर्ण होने पर भी साझेदारी समाप्त हो जाएगी। किसी साझेदार के पृथक हो जाने पर या अवकाश ग्रहण करने या निकाले जाने पर भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। किसी साझेदार के अनुबंध करने के अयोग्य हो जाने पर, किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर भी साझेदारी का विघटन हो जाता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं साझेदारी फर्म के विघटन की तरफ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, फर्म के विघटन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब सभी साझेदारों के संबंध टूट जाते हैं, जिससे फर्म का व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। साझेदारी फर्म के अंत की दशा में साझेदारी का भी अनिवार्य रूप से अंत हो जाना तय है। दो बातें स्पष्ट होती हैं। साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर है। साझेदारी के विघटन के लिए साझेदारी की समाप्ति अनिवार्य शर्त है। फर्म का विघटन स्पष्ट रूप से एक व्यापक अवधारणा है। साझेदारी का विघटन या अंत तो साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन के साथ साथ होता रहता है। एक साझेदारी अनुबंध में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे साझेदारी समाप्त होती चली जाएगी। साझेदारी फर्म का विघटन तो तभी होता है जबकि साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति के साथ साथ फर्म का व्यवसाय भी समाप्त हो जाए। ये साझेदारी फर्म का विघटन है। किसी साझेदार के फर्म को छोड़ने, सेवानिवृत्त होने, निकाले जाने की स्थिति में शेष साझेदार अगर फर्म के व्यवसाय को चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। ऐसी स्थिति को हम साझेदारी का विघटन बोलेंगे। अगर व्यवसाय रुक जाएगा तो साझेदारी फर्म का विघटन कहलाएगा। दोनों का अंतर भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आइए जल्दी से जानते हैं इसे। पहले है साझेदारी का विघटन और फिर है साझेदारी फर्म का विघटन। अर्थ क्या है? साझेदारी के विघटन का अर्थ है प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु के कारण साझेदारी अनुबंध की समाप्ति।
शेष साझेदार नया अनुबंध करके फर्म का व्यवसाय चालू रख सकते हैं। यह है साझेदारी का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन अर्थात फर्म के व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर देना, जिसके परिणाम स्वरूप सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना। साझेदारों के बीच संबंध साझेदारी की समाप्ति पर शेष साझेदारों के संबंध समाप्त नहीं होते। फर्म के विघटन पर सारे साझेदारों के संबंध समाप्त हो जाते हैं। परस्पर प्रभाव क्या है? साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का विघटन अनिवार्य नहीं है, लेकिन फर्म के विघटन के लिए साझेदारी का अंत अनिवार्य है। व्यवसाय की समाप्ति साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का व्यवसाय बंद होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विघटन पर साझेदारी व्यवसाय की समाप्ति अनिवार्य है। इसमें लेखा पुस्तकें बंद करना अनिवार्य नहीं है, इसमें लेखा पुस्तकें भी बंद करनी पड़ती हैं। ये सामान्यतया ऐच्छिक होता है। यह हो ऐच्छिक भी सकता है और कभी कभी अनिवार्य भी होता है। संपत्तियां तथा बाह्य दायित्व अलग हुए साझेदार को फर्म की संपत्ति में से उनका हिस्सा देने के बाद संपत्तियों तथा बाह्य दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ फर्म की संपत्तियां बेच दी जाती हैं और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे फर्म के विघटन की यानी समाप्ति की क्या क्या विधियाँ हैं। दरअसल ये जो चैप्टर है ये फर्म का विघटन है और हम इसमें ये जानेंगे कि किस किस तरीके से हम साझेदारी फर्म का समापन कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे सुना कि ये ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों तरह का होता है विघटन फर्म का। तो हम सबसे पहले जाने ठहराव द्वारा फर्म की समाप्ति निम्नलिखित दशाओं में से कैसे भी हो सकती है। धारा 40 कहती है कि ठहराव के द्वारा साझेदार आपसी सहमति से फर्म को समाप्त करने के लिए राजी हो सकते हैं। जिस प्रकार फर्म का जन्म साझेदारों की सहमति से होता है, उसी प्रकार इसका अंत भी साझेदारों की सहमति से किया जा सकता है। अनिवार्य विघटन क्या होता है? ये ऐच्छिक विघटन था। इसे हम क्या बोलेंगे? ऐच्छिक विघटन। ठीक। अनिवार्य विघटन जो होता है ये धारा 41 में बताया गया है। निम्नांकित दशाओं में फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। एक तो साझेदारों का दिवालिया होना। सारे साझेदार या एक को छोड़ करके बाकी साझेदार अगर दिवालिया घोषित हो जाएं तो अकेला व्यक्ति तो साझेदार हो नहीं सकता, तो फर्म का अनिवार्य विघटन करना पड़ेगा। दूसरा, व्यवसाय का अवैध हो जाना। फर्म ऐसा कोई बिजनेस करने में लग गई जो प्रोहिबिटेड वस्तुएं हैं, तो वो बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, तो भी साझेदारी का अनिवार्य रूप से विघटन साझेदारी फर्म का हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। साझेदारों की संख्या का वैधानिक संख्या से कम या अधिक हो जाना। कम आप लोग जानते ही हैं, 2 से कम होने पर बिजनेस साझेदारी का बंद करना पड़ेगा। सामान्य में अधिकतम 20 से ज़्यादा हो जाने पे या बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक हो जाने पर भी साझेदारी बंद हो जाती है। शत्रु के देश के व्यक्ति का साझेदार होना। फर्म में शत्रु देश के व्यक्ति के साझेदार होने पर भी फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाएगा। कुछ आकस्मिकताएं हैं जिनके अगर घटित हो जाएं तो भी फर्म का विघटन हो जाता है। ये धारा 42 इसका वर्णन करती है। उसमें आता है निश्चित अवधि की साझेदारी। साझेदारी का गठन निश्चित अवधि के लिए किया था और वो निश्चित अवधि पूरी हो जाए तो फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाएगा। ये होने पर है आकस्मिकता, मतलब ये घटना घटित होने पर ही फर्म खत्म होगी, फर्म का विघटन होगा, समाप्त होगी फर्म। दूसरा, निर्धारित कार्य का पूरा हो जाना। साझेदार का अचानक साझेदार की मृत्यु हो जाए, साझेदार का दिवालिया हो जाना हो जाए तो भी फर्म जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन ध्यान ये रखना कि साझेदार एक की नहीं, अगर एक को छोड़ करके बाकी सारे साझेदार या सभी साझेदारों की मृत्यु हो जाए। साझेदारों का दिवालिया होना ये भी है, एक को छोड़ करके सारे लोग दिवालिया हो जाए। नहीं, माफ़ कीजिएगा, अगर सारे हो जाएंगे एक को छोड़ करके तो अनिवार्य में आएगा। अगर किसी एक साझेदार की मृत्यु हुई है और फर्म ये तय करती है कि वो बिजनेस नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे फर्म का भी समापन हो जाएगा। एक साझेदार दिवालिया हुआ और बाकी सारे लोगों ने ये तय किया कि अब वो बिज़नेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी फर्म का समापन हो जाएगा। अगर एक को छोड़ करके बाकी लोगों की मृत्यु हो जाए या दिवालिया हो जाए तो अनिवार्य समापन की स्थिति में पहुँचेगा। ऐच्छिक साझेदारी की सूचना पर, अगर साझेदारी फर्म ऐसी है जिसके निर्माण के समय ये तय किया गया था कि कोई भी साझेदार अपनी इच्छा से फर्म को समाप्त होने की लिखित सूचना देकर के फर्म को समाप्त कर सकता है, तो अगर ऐसी साझेदारी को हम देखें तो इसे ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। ऐच्छिक साझेदारी को बिल्कुल ऐसे ही लिखित सूचना देकर के फर्म के पंजीयक के पास फर्म को समापन
के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि फर्म को समाप्त किया जा सकता है। ये धारा 43 है, न्यायालय द्वारा विघटन। अब ये भी एक बात आती है, धारा 44 में ये बताया गया कि न्यायालय द्वारा विघटन किन किन परिस्थितियों में होता है। किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर फर्म का तुरंत समापन नहीं हो जाता, लेकिन इसके लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। पागल साझेदार का कोई मित्र अथवा अन्य साझेदार न्यायालय में फर्म के समापन के लिए अगर वाद प्रस्तुत करते हैं तो न्यायालय इसे समाप्त करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, जब तक न्यायालय के द्वारा फर्म का समापन हो नहीं जाता तब तक पागल साझेदार का दायित्व तो बना रहता है और पागल साझेदार के कार्य अन्य साझेदारों तथा फर्म को बांधते रहेंगे, यानी कि बाध्य करते रहेंगे। किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, वाद प्रस्तुत करने वाले साझेदार के अतिरिक्त यदि कोई साझेदार स्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय साझेदारी को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। स्थायी असमर्थता शारीरिक हो सकती है, जैसे अंधा हो जाना, लकवा लगना, आजीवन कारावास वगैरह वगैरह। किसी साझेदार के दुराचार के आधार पर, मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई साझेदार ऐसे दुराचार का दोषी है जिससे व्यवसाय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो, तो न्यायालय किसी दूसरे साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर फर्म की समाप्ति की आज्ञा दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि दुराचार यानी कि मिसकंडक्ट कारोबार का कार्य करते हुए किया गया हो। यह ऐसे मामलों के संबंध में भी हो सकता है जो फर्म के कारोबार के बाहर हों, जैसे जुआ खेलना, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाना आदि आदि। ये सब मिसकंडक्ट हैं। दुराचार मतलब खराब आचरण, ठीक है, मिसकंडक्ट। चौथा, साझेदारी ठहराव को भंग करने पर, अन ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यदि कोई साझेदार जानबूझकर या लगातार फर्म के प्रबंध संबंधी मामलों में या फर्म के व्यवसाय के संचालन से संबंधित मामलों में ठहरावों को तोड़ता है, भंग करता है, या व्यवसाय संबंधी मामलों में इस प्रकार आचरण करता है कि अन्य साझेदारों के लिए उसके साथ साझेदारी में व्यवसाय करना उचित रूप से संभव नहीं है, तो न्यायालय किसी दूसरे साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर साझेदारी फर्म की समाप्ति की आज्ञा दे सकता है। एक और पॉइंट आता है, किसी साझेदार के हित हस्तांतरण, कुर्की या बिक्री होने पर, ऑन ट्रांसफ़र, अटैचमेंट और सेल ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन अगर कोई साझेदार फर्म में अपना समस्त हित किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर चुका हो अथवा न्यायालय द्वारा अपने भाग पर प्रभार होने की अनुमति दे दी है या मालगुजारी की वसूली में उसे बेचने की अनुमति दे दी है, तो न्यायालय द्वारा किसी अन्य साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर फर्म के विघटन की आज्ञा दी जा सकती है। व्यवसाय में अगर लगातार हानि हो रही हो, ऑन कॉन्स्टेंट लॉस इन बिजनेस, यदि फर्म का व्यवसाय हानि में ही चलाया जा सकता है, यदि फर्म का व्यवसाय हानि में ही चलाया जा सकता है अर्थात कोई लाभ की संभावना नहीं है, तो ऐसी दशा में न्यायालय फर्म को समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। विघटन के उचित न्यायपूर्ण होने पर, ऑन डिसोल्यूशन बीइंग जस्ट एंड इक्विटेबल, यदि किसी भी आधार पर न्यायालय को ये लगता है कि फर्म की समाप्ति को उचित और न्यायपूर्ण कहा जा सकता है, तो वह फर्म के विघटन की आज्ञा दे सकता है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि साझेदारों में अत्यधिक मनमुटाव हो चुका है, साझेदारों में परस्पर सहयोग और विश्वास के समाप्त होने की स्थिति में न्यायालय चाहे तो ऐसा आदेश दे सकता है। यहाँ हमने ये जाना कि साझेदारी फर्म के विघटन की क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। अब बात आती है कि समापन अगर हो जाए तो उसके बाद साझेदारों के अधिकार क्या क्या होंगे। तो अधिकारों में सबसे पहला आता है व्यवसाय के समापन का अधिकार, राइट टू हैव बिजनेस बाउंड अप। फर्म के विघटन पर प्रत्येक साझेदार या उसके प्रतिनिधि को अन्य सभी साझेदारों या उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध यह अधिकार है कि वह फर्म की संपत्ति को फर्म के ऋणों और दायित्वों के भुगतान में प्रयुक्त कराए। जो सरप्लस बचे सरप्लस वो होता है कि जब संपत्तियां बेची जाती हैं तो जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग साझेदारी के दायित्वों का भुगतान करने में किया जाता है। संपत्तियों से वसूल की गई धनराशि का दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो अधिशेष बचता है उसे अधिशेष या सरप्लस बोलते हैं। उनके प्रतिनिधियों में उनके अधिकारों के अनुसार वितरित करा दिए जाएं, ये अधिकार होता है समस्त साझेदारों का। अधिशेष को साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है।
उनके अधिकारों के अनुसार उनका अधिकार जो होता है वो लाभ हानि अनुपात के में होता है। साझेदार के इस अधिकार को साझेदार का पूर्वाधिकार यानी कि लेन ऑफ पार्टनर बोलते हैं, LIEN, लेन ऑफ पार्टनर। फर्म के ऋणों और साझेदार के ऋणों का भुगतान। देखिए, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड डेट्स ऑफ पार्टनर्स। फर्म के समापन पर फर्म की संपत्ति का प्रयोग सबसे पहले फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है। संपत्ति का जो शेष भाग रहेगा उसका उपयोग साझेदारों के निजी ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। साझेदारों के निजी ऋण का मतलब होता है कि जो ऋण साझेदारों ने फर्म को दिया है। यहाँ पर साझेदारों के निजी ऋण का मतलब ये नहीं कि जो ऋण साझेदारों ने कहीं किसी और से ले रखा हो फर्म उनका भुगतान करेगी, ना, बिल्कुल नहीं। निजी ऋण का तात्पर्य है कि साझेदारों ने जो ऋण फर्म को दिया है, फर्म संपत्ति बेच करके जो पैसा वसूल होगा सबसे पहले थर्ड पार्टीज़ को, यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं उनसे जो ऋण लिया था उनका भुगतान कर चुकी होगी, और उसके बाद जो साझेदार ने ऋण दिया होगा फिर वह उसका भुगतान करेगी। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रथमता फर्म के ऋणों का भुगतान किया जाएगा, जो शेष भाग होगा उसका उपयोग साझेदारों के निजी ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जा सकेगा। इसी प्रकार साझेदारों की निजी संपत्ति का उपयोग पहले उनके ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। किसके? साझेदारों के। ये ऋण वो हैं जो उसने किसी भी अन्य संस्था, बैंक से ले रखा है। पहले साझेदार की निजी संपत्ति का प्रयोग उनके व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। यदि कुछ अधिशेष बचता है संपत्तियों का, उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचने के बाद जो भी अधिशेष बचता है उनके व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने के बाद उस अधिशेष का उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान में किया जा सकता है। यह फर्म के ऋणों और साझेदार के ऋणों के भुगतान की व्यवस्था है साझेदारी फर्म के विघटन पर। ये धारा 49 में इसका वर्णन है। इसके बाद आता है समय पूर्ण विघटन में प्रीमियम की वापसी का अधिकार। देखिए, अगर समय से पहले फर्म का विघटन कर दिया गया तो जिस व्यक्ति ने फर्म में प्रवेश लिया था उसने प्रीमियम ऑफ गुडविल इसलिए दिया था ना कि वो आगे कई वर्षों तक लाभ कमाता रहेगा फर्म की ख्याति की वजह से। लेकिन समय से पहले ही आपने फर्म का अगर विघटन कर दिया तो जो ऐसा व्यक्ति है उसकी प्रीमियम की वापसी का अधिकार उसे होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब किसी साझेदार ने किसी निर्धारित अवधि के लिए निर्मित साझेदारी में प्रवेश लिया था और प्रवेश लेते समय एक प्रीमियम दिया था, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वैसे ही, तथा साझेदारी फर्म साझेदार की मृत्यु के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाए, मृत्यु को छोड़कर, तो वह प्रीमियम उसके उचित भाग को उसका प्रीमियम या उसके उचित भाग को वापस पाने का अधिकारी होगा। इस संबंध में प्रवेश के समय तय शर्तों तथा उसकी साझेदारी अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। यह अधिकार तब नहीं होगा जब समापन उसके अपने दुराचार के कारण हुआ है या समापन ऐसे ठहराव के अनुसरण में हुआ है जिसमें प्रीमियम की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। ये धारा 51 है। फिर बात आती है मिथ्या वर्णन या कपट के कारण साझेदारी अनुबंध की समाप्ति पर अधिकार। यदि किसी साझेदार द्वारा कपट या मिथ्या वर्णन किया गया है और इसके कारण से साझेदारी का अनुबंध खंडित हुआ है तो ऐसा साझेदारी का अनुबंध खंडित करने वाले पक्षकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला होता है शेष संपत्ति पर पूर्वाधिकार। लेन ऑन सरप्लस एसेट। फर्म के ऋणों का निपटारा करने के बाद शेष संपत्ति पर ऐसे साझेदार को पूर्वाधिकार प्राप्त हो जाता है। ऋणदाता के रूप में अधिकार। फर्मों के ऋणों के लिए उसने जो रकम चुकाई है उनके लिए भी वह फर्म का ऋणदाता माना जाता है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। फर्म के सभी ऋणों के संबंध में वह कपट या मिथ्या वर्णन के लिए दोषी पक्षकारों से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी भी हो जाता है। यानी कि अगर किसी ने फर्म को जानबूझ के धोखा दिया या मिथ्या वर्णन किया, झूठ बोला और उससे अगर किसी साझेदार को नुकसान हुआ है तो नुकसान उठाने वाले साझेदार को ये अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति से जो फर्म का साझेदार था जिसने कोई झूठ बोला, कपट किया, उसे वो क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है। फर्म का नाम या संपत्ति का प्रयोग करने से रोकने का अधिकार। राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज़ ऑफ फर्म्स नेम और फर्म्स प्रॉपर्टी। जब किसी फर्म का समापन हो जाता है
तो जब तक किसी फर्म के कार्यों का पूरी तरह से समापन हो न जाए तब तक साझेदारों के मध्य किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में, यानी कि अगर कोई ऐसा अनुबंध ना हो जो इस बात के विपरीत में हो, तो ये माना जाएगा कि साझेदार या उसका प्रतिनिधि किसी भी अन्य साझेदार या उसके प्रतिनिधि को फर्म के नाम में उसी प्रकार का व्यवसाय करने अथवा अपने लाभ के लिए फर्म की संपत्ति का उपयोग करने से रोका जा सकता है। क्योंकि यदि किसी साझेदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म की साख खरीद ली हो, गुडविल खरीद ली हो, तो वह उपयुक्त नाम फर्म का उपयोग में ला सकता है। ये तो थे अधिकार। साझेदारों के कुछ दायित्व भी होते हैं जब फर्म का समापन होता है। पहला दायित्व है समापन के बाद साझेदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए दायित्व। देखिए, जब तक फर्म का विघटन होने पर इस आशय की एक सार्वजनिक सूचना ना दे दी जाए, पब्लिक नोटिस, तब तक साझेदारों का दायित्व तीसरे पक्ष के प्रति पूर्ववत बना रहता है। अर्थात विघटन के बाद किसी भी साझेदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य सभी साझेदार उत्तरदायी माने जाएंगे, क्योंकि समापन के बाद किसी भी साझेदार के कार्य को समापन से पहले किया गया कार्य माना ही जाएगा, अगर सूचना नहीं दी गई तो। लेकिन समापन के बाद किए गए कार्यों के लिए इन व्यक्तियों का कोई दायित्व नहीं होगा। इसके लिए सार्वजनिक सूचना की भी आवश्यकता नहीं है। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? जिनकी मृत्यु हो गई है, जो दिवालिया हो चुका है, ऐसा साझेदार जो फर्म से रिटायर हो चुका है, जिसके साझेदार होने की जानकारी फर्म से व्यवहार करने वाले व्यक्ति को थी ही नहीं, तो इन लोगों का दायित्व नहीं होगा फर्म के उन कार्यों के लिए जो समापन के बाद किए गए। अन्य का दायित्व होगा। पॉइंट नंबर 2, समापन के बाद साझेदारों के सतत दायित्व। जहाँ तक आवश्यक हो, विघटन के बाद किसी साझेदार का फर्म के लिए दायित्व निर्माण करने का अधिकार तथा साझेदारों के परस्पर अधिकार एवं दायित्व अग्रलिखित कार्यों के लिए बराबर बने रहते हैं। यानी कि ये जो कार्य जिनका वर्णन किया जा रहा है, उन कार्यों के लिए विघटन के बाद भी किसी साझेदार का दायित्व निर्माण करने का अधिकार और परस्पर अधिकार और दायित्व एक दूसरे के बने रहते हैं। फर्म के कार्यों का समापन करने संबंधी जो भी कार्य हैं और उन व्यवहारों को पूर्ण करने संबंधी जो विघटन के समय अपूर्ण थे, इन सारे कार्यों को पूरा करने का दायित्व होता है। उपर्युक्त दोनों स्थितियों में दिवालिया साझेदार के कार्यों के लिए फर्म उत्तरदायी नहीं होगी, किंतु यदि कोई व्यक्ति स्वयं को दिवालिये का साझेदार बताता है तो ऐसा बताए जाने की अनुमति देता है, तो ऐसा व्यक्ति गत्यावरोध के आधार पर उत्तरदायी मान लिया जाएगा। गत्यावरोध यानी कि जो यथा स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसने अपने आप को उसका साझेदार बताया था, तो दिवालिया साझेदार के कार्यों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी मान लिया जाएगा। अब बात आती है विघटन के बाद जो निजी लाभ होता है उसमें दायित्व क्या है। मान लिया कि कोई फर्म थी, साझेदार की मृत्यु हो गई और फर्म का विघटन हो गया, तो विघटन के समय या विघटन के बाद हिसाब किताब के पूर्ण निपटारे से पहले किसी जीवित साझेदार द्वारा या मृत साझेदार के प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्यों के लिए धारा 16A की व्यवस्था लागू होगी। धारा 16 ये कहती है कि यदि कोई साझेदार फर्म के किसी व्यवहार से अथवा फर्म की संपत्ति या व्यवहारिक संबंध या फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करता है, तो उससे उसका हिसाब और वह लाभ फर्म को ही देना पड़ेगा, यानी कि वह व्यक्तिगत लाभ अपने पास नहीं रख सकता। व्यापार अवरोधी ठहराव। फर्म के विघटन पर या विघटन की संभावना होने पर साझेदार एक ऐसा ठहराव कर सकते हैं जिसमें से कुछ या सभी एक निश्चित अवधि तक के लिए या निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के व्यवसाय जैसा व्यवसाय नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई ठहराव हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, इसमें किसी व्यवस्था के होते हुए भी ऐसा ठहराव वैध होगा बशर्ते लगाए गए प्रतिबंध उचित हों। ये धारा 54 में कहा गया है। विघटन के बाद हिसाब निपटारे की विधि क्या है। देखिए, अगर कोई विपरीत ठहराव नहीं हुआ है तो साझेदारी अधिनियम में निम्नलिखित नियम पालन करने की व्यवस्था दी गई है। सबसे पहली बात आती है हानि की पूर्ति। फर्म की जो हानि है जिसमें पूंजी की कमी भी शामिल है, निम्न क्रम में पूरी की जाएगी। सबसे पहले लाभों से, फिर पूंजी से, अगर ये भी कम पड़े तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों से। जो फर्म की संपत्ति का प्रयोग है वो सबसे पहले तृतीय पक्षकारों के ऋण को चुकाने में यूज़ की जाएगी। फिर अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया तो उसे चुकाने में की जाएगी। फिर अगर कुछ बचा रह जाएगा तो साझेदारों के पूंजी का भुगतान किया जाएगा। अगर फिर भी कुछ बचा रह गया तो वो लाभ होगा, वो साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा।
तीसरी बात, फर्म के ऋणों और साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान। यदि फर्म के विघटन पर फर्म पर संयुक्त ऋण बाकी हों और साझेदारों पर भी पृथक पृथक ऋण शेष हों, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अधिनियम जो है उसमें कुछ नियम हैं जो आप अभी पढ़ भी चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्म की संपत्ति से भुगतान सबसे पहले फर्म के ऋणों का किया जाएगा, फिर शेष संपत्ति साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटकर उनके निजी ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग में लाई जाएगी और उनका हिस्सा उन्हें दिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, उनके निजी ऋण भी उनके लाभ हानि अनुपात में ही भुगतान किए जाएंगे। निजी संपत्ति से भुगतान, साझेदारों की निजी संपत्ति से सबसे पहले उनके व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान किया जाएगा, फिर भी अगर संपत्ति शेष रह जाए तो उसका प्रयोग फर्म के ऋणों के भुगतान में किया जा सकता है। धारा 49, विघटन के बाद अगर कोई लाभ अर्जित किया गया है, किसी साझेदार की मृत्यु के कारण अगर ऐसा हुआ हो, तो क्या होता है, जो भी लाभ कमाया गया है उसका यह वैधानिक कर्तव्य होगा उस साझेदार का जिसने भी ये लाभ कमाया है कि उसका हिसाब समस्त साझेदारों के बीच में साझा करे। ठीक है, ये धारा 50 है। तो कुल मिलाकर के आज के चैप्टर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।